नमस्कार प्यारे दोस्तों, अश्विनी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी द्विवेदी आज आप लोगों के समक्ष इंडियन पॉलिटी में सेकेंड मॉक टेस्ट को लेकर के आया हूं। आज हम लोगों का सेकेंड मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। सेकेंड मॉक टेस्ट में हम लोग देखेंगे यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर के आज आया हूं, जो विगत कई वर्षों में एक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व रखते हैं। आइए हम लोग इसमें चर्चा करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। और पिछले जो टेस्ट हुए थे हम लोगों के, पिछला जो मॉक टेस्ट हम लोग लिए थे, ज्योग्राफी का हुआ था, एक पॉलिटिकल का हुआ था। तो उस मॉक टेस्ट में जो नंबर पाने वाले हमारे जो विद्यार्थी थे, कुछ विद्यार्थियों में सबसे बेस्ट जो लाने का प्रयास किया, एक दीपाली स्टूडेंट्स थी। दीपाली लड़की ने जो है सो उसने सबसे अच्छा स्कोर किया। उसका स्कोर था जो है सो 10 में 9, 10 में 9 उसका क्वेश्चन उसने सही किया। और एक घनश्याम जी थे, घनश्याम जी का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। लगभग उन्हें थोड़ा सा और मेहनत करने की आवश्यकता है, वे और लगे रहे तन मन धन से। उनका 10 में 5 उन्होंने स्कोर किया। और प्रीति थी जो BHU LLB की प्रिपरेशन कर रही थी, उसका 10th में 7 नंबर आया। और एक बच्चे थे जो पॉलिटिकल का सेशन जब चल रहा था, तो पॉलिटिकल सेशन में एक मेरे स्टूडेंट्स, उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसने लगभग 16 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया 20 क्वेश्चंस में से। ये बहुत अच्छा लगा कि कुछ बच्चे जो हैं हमारे बहुत अच्छे तरीके से लगे हुए हैं, मन से लगे हुए हैं, बहुत तन मन धन से मेहनत कर रहे हैं। इसी तरह से मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी छात्र हैं, चाहे वो लोअर पीसीएस के छात्र हों, चाहे वो SSC वाले छात्र हों, चाहे वो CTET के छात्र हों। हाँ, एक इसमें SSC का छात्र था, उसने स्कोर किया था पॉलिटिकल वाला जो क्वेश्चन था, पॉलिटिकल मॉक टेस्ट का 20 क्वेश्चंस का, उसने जो है सो वहाँ पर 17 क्वेश्चंस उन्हें सॉल्व किया। और 17 क्वेश्चंस में मतलब सबसे हाईएस्ट उसी का रहा। जो SSC का जो प्रिपरेशन कर रहा है वो बहुत तैयारी कर रहा है, अच्छे तरीके से लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है। और उसने थ्योरी क्लासेस भी पूरे अटेंड किए थे, जिसके चलते जो है सो उसने अपना नोट्स भी बनाया था अच्छे तरीके से। और उसके बाद ऑफलाइन क्लासेस में भी वह हमसे पढ़ा, और उसके बाद अश्विनी जीएस क्लासेस के वह साथ रहा। तो इसलिए थोड़ा सा बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा। मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ बच्चे मेहनत कर रहे हैं अच्छे तरीके से। इसी तरह से अगर जो 8 मॉक टेस्ट जो मैं स्टार्ट किया हूँ, इस मॉक टेस्ट में यदि जितने बच्चों का नंबर आता है, बच्चे आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका कितना नंबर आया है ना। और चलिए हम लोग अब इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे ये रहा प्यारे दोस्तों। पहला क्वेश्चंस आप यहाँ पर देख रहे हो, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन आपका है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में लाने के लिए संविधान किस शिक्षा को समवर्ती सूची में लाने के लिए संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। ये पहला आपका क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे। इसमें आपके फर्स्ट ऑप्शन है 1976, सेकेंड ऑप्शन है 1977, सी ऑप्शन है 1995 एंड डी ऑप्शन है आपके 1950। अब आप विचार करें, सोचें इसका आंसर क्या होगा। इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं, जो लोग जानते होंगे वो तुरंत इसका आंसर दे दिए होंगे, और जो नहीं जानते होंगे वे आंसर मिलने के इंतज़ार कर रहे होंगे कि सर तुरंत कैसे आंसर को बताएं, ताकि मैं भी इसके आंसर को जान लूं और याद करूं और आज के बाद कभी भूलूंगा नहीं। तो चलिए देरी न करते हुए मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने के लिए लाने के लिए संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वह जो संशोधन था वह संशोधन था आपका 42वां संशोधन अधिनियम 1976। कौन सा था? 42वां संशोधन अधिनियम 1976। तो ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा ए 1976। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के अकॉर्डिंग स्टेट लिस्ट के 5 सब्जेक्ट मैटर्स को कंकरेंट लिस्ट में ऐड कर दिया गया था, इसलिए यह संशोधन हुआ था 1976 का। अब आइए हम लोग बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। सेकेंड क्वेश्चंस ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ये देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंतिम बार कब संशोधित किया गया। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो था, इसमें अंतिम बार कब संशोधन हुआ था
इसी के बारे में इसमें बताना है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अंतिम बार कब संशोधित किया गया था प्यारे दोस्तों, इसका आंसर बताएं। सी टेट वगैरह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह, जो एग्जाम में आ सकते हैं, जो पूछे जा सकते हैं। तो ये जो भी हमारे सी टेट के छात्र हैं वे इस क्वेश्चन के बारे में अच्छे तरीके से याद करें और विचार करें कि इसका आंसर क्या होगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंतिम बार कब संशोधित किया गया, ये आपको आंसर देना है। तो पहला ऑप्शन है 1986, दूसरा ऑप्शन आपके पास है 1992, और तीसरा ऑप्शन है आपके पास 1997, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 2000। कब आया प्यारे दोस्तों, इसका आंसर बताएं। चलिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर जो है वो होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1992 में अंतिम बार संशोधन हुआ था। कब हुआ था, 1992 में संशोधन हुआ था। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सही हो गया ऑप्शन नंबर बी 1992। तो आप भूलेंगे नहीं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंतिम बार संशोधित कब किया गया, तो 1992 में किया गया था प्यारे दोस्तों, ये आपको भूलना नहीं है। अब आइए मैं बात करता हूँ आपसे कि जो महत्वपूर्ण जो आपके यहाँ पर पॉइंट है कुछ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों को मैं आपको बता दूं, जिससे व्याख्या कर दूं, जिससे आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट भी कर लेंगे। नोटबुक सब लोग ओपन रखेंगे। देखिए अगर यहाँ पर बात किया जाए एजुकेशन से, जो भी एजुकेशन से जुड़े हुए हमारे छात्र हैं, चाहे वो बीएड की तैयारी कर रहे हों, चाहे वे टेट सी टेट केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण मैं पॉइंट यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। और ये बाकी जो कंपटीशन वाले हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चंस आते हैं। तो बाकी लोगों के लिए यह क्वेश्चन देता है कि आज़ादी के बाद शिक्षा का विकास कैसे हुआ, आज़ादी के पहले शिक्षा का विकास कैसे हुआ, ठीक ना। या फिर अगर सी टेट वगैरह में देगा तो शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन तो खैर देता ही देता है वहाँ पर। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन प्यारे दोस्तों 1948 में हुआ था। कब हुआ था, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन 1948 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राधाकृष्णन। कौन थे, राधाकृष्णन इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। यहीं से 1948 से ही हमारे यहाँ भारतीय शिक्षा की व्यवस्थित करने के जो काम था वह शुरू हो चुका था। इसके बाद क्या हुआ कि माध्यमिक शिक्षा आयोग आया। माध्यमिक शिक्षा आयोग कब आया था, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है वह 1952 में आया था। कब आया था, 1952 में आया था। और किसकी अध्यक्षता में आया था, तो लक्ष्मण स्वामी मुदलियार के द्वारा उन्हीं की अध्यक्षता में आया था। लक्ष्मण स्वामी मुदलियार जो थे इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद क्या हुआ कि 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। क्या नाम था पूरा उनका, दौलत सिंह कोठारी। और किस सन में, 1964 में इन्हीं की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। और इनके अनुशंसा पर ही 1968 में शिक्षा नीति पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। शिक्षा नीति पर जब प्रस्ताव पारित किया गया, इसके बाद मई 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी। मई 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में भी एक समीक्षा समिति का गठन हुआ। तो आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो मई 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा करने के लिए 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति का गठन किया गया था। और 1993 में यशपाल समिति का भी गठन हुआ था। यशपाल समिति का गठन हुआ। और 1992 में अंतिम संशोधन आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हुआ था, जो आपका आंसर यहाँ पर आपने 1992 देखा। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैं आपको बताया हूँ यहाँ से संबंधित, इसे आप जरूर अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। आइए प्यारे दोस्तों हम बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे देखिए ये रहा कि भाषाई आधार पर नया आंध्र प्रदेश राज्य कब बना। भाषाई आधार पर नया आंध्र प्रदेश राज्य कब बना, इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 1956,
सेकंड ऑप्शन है 1957, थर्ड ऑप्शन है 1953 और फोर्थ ऑप्शन है 1958। ये चार आपके पास ऑप्शन हैं, इसमें से एक ऑप्शन आपको टिक लगाना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भाषा के आधार पर हमारे यहाँ राज्यों का गठन जब हुआ तो आंध्र प्रदेश का गठन किस सन में हुआ था? तो मैं आपको आंसर यहाँ पर बता दूं, 1 अक्टूबर 1953। कब हुआ था प्यारे दोस्तों? 1 अक्टूबर 1953। तो इस तरह से आपका यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 3, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1953 में भाषा के आधार पर नया आंध्र प्रदेश राज्य बना था। देखिए, चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि राष्ट्रीय पंचांग लागू किया गया। राष्ट्रीय पंचांग कब लागू किया गया था? प्यारे दोस्तों, राष्ट्रीय पंचांग लागू करने के लिए कब लागू हुआ था, इसके लिए चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं। 22 मार्च 1957, 25 अक्टूबर 1949, 24 जनवरी 1950 और 22 मार्च 1975। तो इसका जो आंसर होगा आपका वह होगा, बता दूं? चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूं। इसका जो आंसर है प्यारे दोस्तों वह है 22 मार्च 1957। कब है? 22 मार्च 1957 को। ये पहला ऑप्शन आप टिक मार देंगे कि 22 मार्च 1957 को जो है राष्ट्रीय पंचांग लागू किया गया था। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आपके आ चुके हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में। तो कई बार जब रिपीट होते हैं तो क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना अधिकतर बढ़ जाती है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, ये रहा। यह क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सदस्यों की कुल संख्या है, कितना है वर्तमान में? अधिकतम तो प्यारे दोस्तों 134 से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन यदि बात किया जाए कि वर्तमान में कितना है, इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? ए। 100 विधान परिषद की सीटें उत्तर प्रदेश में हैं वर्तमान में। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, ये रहा जो मूल्य आधारित प्रश्न है आपका। इसे मूल्य आधारित प्रश्न कहते हैं। क्या बोलते हैं? मूल्य आधारित प्रश्न हम लोग इसे कहा करते हैं। ये जो मूल्य आधारित प्रश्न है इसे आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए कि इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन जो है प्यारे दोस्तों आप देख रहे हो कि संसदात्मक व्यवस्था के बारे में इनमें से कौन सही नहीं है। संसदात्मक व्यवस्था के बारे में इनमें से कौन सही नहीं है? जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मैंने आपको बताया था थ्योरी सेशन में जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में वहाँ पर विस्तृत चर्चा हुई थी। और अब यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में इनमें से कौन सही नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन पर आप गौर करें, नहीं है पूछा गया है। मंत्रिमंडल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संसदीय शासन व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन को देखना है और देखना है कि कौन सही है कौन गलत है। मंत्रिमंडल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। दूसरा ऑप्शन, मंत्रिमंडल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन, मंत्रिमंडल के सदस्यों में राजनीतिक और वैचारिक एकरूपता होनी चाहिए। चौथा ऑप्शन है कि मंत्रिमंडल के सदस्यों में राजनीतिक और वैचारिक एकरूपता नहीं होनी चाहिए। ये आपके पास चार ऑप्शन रहे। नीचे कुल संख्या दिया गया है कि 1 2 सही है, 1 3 सही है, बी 1 2 सही है, सी 2 3 सही है और डी 3 4 सही है। कौन इसमें ऑप्शन सही है? संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में ध्यान में रखते हुए आपसे क्वेश्चन पूछा गया। पहला ऑप्शन है कि मंत्रिमंडल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। दूसरा ऑप्शन है कि मंत्रिमंडल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन है मंत्रिमंडल के सदस्यों में राजनीतिक और वैचारिक एकरूपता होनी चाहिए। चौथा ऑप्शन है कि मंत्रिमंडल के सदस्यों में राजनीतिक और वैचारिक एकरूपता नहीं होनी चाहिए। नीचे कुल संख्या दिया गया है प्यारे दोस्तों। तो ये जो आपका आंसर होगा, आंसर आपका यहाँ पर देख कौन सा होगा? कुल संख्या का ए आपका आंसर सही हो जाएगा, पहला और 3। 1 और 3 मतलब इसका क्या हुआ? 1 और 3 का मतलब यहाँ पर हुआ कि संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता
कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है उसे छांटना है यहाँ पर कि कौन सही नहीं है, ठीक ना। संसदीय व्यवस्था के बारे में इनमें से कौन सही नहीं है, तो मंत्रिमंडल और विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होता है। ये तो सही है कि मंत्रिमंडल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है ना। अब देखिए इसमें दूसरा जो है, दूसरा और चौथा जो ऑप्शन होगा आपका, दूसरा और चौथा, ये आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि नहीं करके पूछा गया है। तो नहीं करके अगर हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे तो नहीं करके क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पर अगर हैं करके पूछा जाए क्वेश्चन में, क्या पूछा जाए, यदि हैं करके पूछा जाए, चलिए यहाँ पर हम कर देते हैं, मान लीजिए ए नहीं कर देते हैं क्वेश्चन में, क्या कर देते हैं कि कौन सही है कर देते हैं ना, कौन सही है। तो कौन सही है अगर देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में कि कौन सही है, तो कौन सही अगर देखना होगा हम लोगों को, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसमें से कि मंत्रिमंडल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यह सही है लाइन। दूसरा अगर देखेंगे हम लोग कि दूसरा पॉइंट कौन सा है, तो मंत्रिमंडल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि होता है। मंत्रिमंडल के सदस्यों में राजनीतिक और वैचारिक एकरूपता होनी चाहिए, तो एकरूपता वैचारिक होनी चाहिए, ये भी एक विशेषता है संसदीय शासन व्यवस्था की। तो पहला और तीसरा सही है संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में। और यदि नहीं है पूछा जाएगा कि संसदीय शासन व्यवस्था के इनमें से कौन सही नहीं है, यदि पूछा जाता तो दूसरा और चौथा ऑप्शन गलत हैं संसदीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में इस क्वेश्चंस में, ये आप याद रखेंगे। आइए हम लोग की स्क्रीन पे आता है आज का 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न देखिए, कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। सत्य आप लोगों को छांटना है यहाँ पर कि कौन सा कथन सत्य है, इसको छांटना है कौन सा कथन सत्य है। इसे देखेंगे सबसे पहले आप लोग कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था प्रायः व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच संघर्ष को जन्म देती है। एक आपने संसदीय शासन व्यवस्था से क्वेश्चन सॉल्व किया, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कौन सा कथन सत्य है, सत्य को ही छांटना है कि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था प्रायः व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच संघर्ष को जन्म देती है। दूसरा ऑप्शन, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि होते हैं, प्रतिनिध्यात्मक स्वरूप का अभाव होता है। तीसरा ऑप्शन है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था सरकार में अस्थिरता पैदा करता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था सरकार में अस्थिरता पैदा करता है। फोर्थ ऑप्शन है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में सतत एवं संगत नीति का सदैव पालन नहीं होता। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में सतत एवं संगत नीति का सदैव पालन नहीं होता। तो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि कौन सा कथन सत्य है अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं बाकी नीचे का जो तीनों ऑप्शन है कि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के प्रति प्रतिनिधि स्वरूप का अभाव होता है, यह भी गलत है, सत्य खोजना है, जबकि ये गलत है, बी ऑप्शन गलत हो गया। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था सरकार में स्थिरता पैदा करता है, ये भी गलत है, क्योंकि स्थिर सरकारें होती हैं अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में, क्योंकि 4 वर्ष हमेशा पूरा करती हैं, 2 ही दल होते हैं, इसलिए वहाँ पर अस्थायी सरकार होता है। तीसरा ऑप्शन है कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था में सतत एवं संगत नीति का सदैव पालन नहीं होता, ये भी गलत है, क्योंकि वहाँ पर जो नीतियों का सदैव पालन अच्छे तरीके से किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जिसकी एक पार्टी की सरकार होती है, विपक्ष होता नहीं, जिसके चलते खींचातानी हो, विपक्ष रहेगा तो खींचतान होगा, शासन चलने में व्यवधान उत्पन्न होगा। इसलिए तीनों ऑप्शन जो है सो आपने देखा ये गलत हैं। तो कौन सत्य है अगर पूछा जाएगा तो पहला ऑप्शन को आप टिक मार देंगे, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच संघर्ष को जन्म देती है यह व्यवस्था, क्योंकि कभी कभी कार्यपालिका अपने आप को अवगुण महसूस करती है ना, कार्यपालिका में यह अवगुण होता है, अपने आप को निरंकुश बनाने लगती है। क्या करने लगती है? निरंकुश बनाने लगती है अपने आप को, यह एक अवगुण पाया जाता है। ठीक, चलिए ये भी आप क्वेश्चन को देख लिए, थोड़ा सा मूल आधारित प्रश्न था, इसे ध्यान से आप समझिएगा और लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, न हो तो। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे, देखिए ये रहा 8वां प्रश्न आज का आपका स्क्रीन पे, ये रहा देखिए
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो भारतीय नागरिकों को प्राप्त करने के लिए यदि पूछा जाएगा आपसे कि कौन सा अधिकार इनमें से केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ऑप्शन दिया गया है पहला ए, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद से सुरक्षा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, विधि के समक्ष क्षमता और धर्म की स्वतंत्रता। इन चारों में से कोई एक ऐसा अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को मिला हुआ है प्यारे दोस्तों, जबकि जो 3 बाकी के जो होंगे वह विदेशियों को भी मिला है, विदेशी नागरिकों को भी और भारतीय नागरिकों को भी दिया गया है। तो उस एक ऑप्शन को छांटना है जो केवल भारतीय नागरिकों को मिला हुआ है, वैसे कौन सा अधिकार है। तो चलिए इसका आंसर आप सब सोचें। समझ गए आप सब इसका आंसर क्या है? मैं बता दूं, चलिए मैं बतलाता हूं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर होगा प्यारे दोस्तों ए। बाकी तीनों जो अधिकार हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, विधि के समक्ष क्षमता, धर्म की स्वतंत्रता, या विदेशियों को भी मिला हुआ है और भारतीयों को भी मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पर केवल भारतीय पूछा है, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा केवल आपका। आइए अब हम आज का अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग, संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक क्या होता है? तो संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक क्या है? न्यायिक प्रक्रिया है, दूसरा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, तीसरा ऑप्शन वैधानिक प्रक्रिया है, चौथा ऑप्शन अर्ध वैधानिक प्रक्रिया है, अर्ध वैधानिक प्रक्रिया है। सोचो प्यारे दोस्तों, इसका आंसर आप सब सोचें कि इसका आंसर क्या होगा और विचार करें इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने का आप सब कि इसका आंसर किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन है कि संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया है, दूसरा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, तीसरा वैधानिक प्रक्रिया है और चौथा अर्ध वैधानिक प्रक्रिया है प्यारे दोस्तों। तो ये मैं आपको बताया हूँ कि महाभियोग जो होता है वह क्या है। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। महाभियोग इम्पीचमेंट एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, सेमी जुडिशियल वर्क माना जाता है। समझ गए? बहुत अच्छे तरह से इसकी चर्चा कर चुका हूँ, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ये देखिए आज का जो प्रश्न अगला रहा आपकी स्क्रीन पे, ये देखिए आज का क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे 10वां प्रश्न कि भारत में राज्य विधानसभाओं में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? भारत में राज्य विधानसभाओं में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? यह क्वेश्चन तो मैं जो थ्योरी सेशन चल रहा था हम लोगों का, स्टेट गवर्नमेंट पार्ट 6 विधानसभा विधान परिषद, वहाँ पर हम लोग देखे थे इसके बारे में, है ना। तो भारत में राज्य विधानसभाओं में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? तो प्यारे दोस्तों ये बहुत ही छोटा प्रश्न है, इसलिए मैं देरी न करते हुए तुरंत इसका आंसर बता देना चाहता हूँ। इसका आंसर होगा प्यारे दोस्तों, क्या होगा? सी 60 मिनिमम सदस्य संख्या 60 और मैक्सिमम कितना होता है? 500। यदि मैक्सिमम पूछेगा, अधिकतम पूछेगा आपसे तो क्या बताओगे? अधिकतम में आप जो है 500 बता दोगे। कितना बता दोगे प्यारे दोस्तों? अधिकतम में आप जो है 500 बता दोगे ना। कितना बताओगे? 500 आप बता दोगे कि अधिकतम में कितना होगा? 500 होगा। समझ गए? चलो हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे स्क्रीन पे देखो, ये रहा आज का 11वां प्रश्न। तो 11वां प्रश्न कहा कहता है, क्या कहता है 11वां प्रश्न? इसे ध्यान से आप देखो और समझो। देखो 11वां प्रश्न कहता है कि नीचे निम्नलिखित किन राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? निम्नलिखित किन राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। द्विसदनात्मक मतलब 2 सदन है किन राज्यों में? द्विसदन मतलब प्रथम सदन और द्वितीय सदन। अगर देखें तो विधानसभा विधान परिषद किन राज्यों में है? दोनों। कितने राज्यों में है? आपको मैं बताया था कितने राज्यों में है।
आपको छांटना है। 6 राज्य यहाँ पर दिए गए हैं, नीचे कूट संख्या दिया गया है। इनमें से 1 2 3 सही है। आंध्र प्रदेश है, बिहार है, असम है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है। इन 6 आपके पास दिए हैं, इन 6 में से ही चुनना है आपको कूट संख्या में से कि या 1 2 3 सही है या 1 2 4 5 सही है। 1 2 4 5 6 सही है, ये बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन है 4 5 6 सही है, या फिर डी ऑप्शन है आपके सामने कि 2 3 तथा 4 सही हैं। कौन सही हैं कि जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था पाया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं आपको बताया था, इसलिए यह भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए इसकी भी चर्चा करना है। तो देखिए, ये जो विधानसभा है आपका, विधानसभा विधान परिषद 6 राज्यों में भी है, लेकिन किन किन राज्यों में है? तो आपका उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है ना, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है। मतलब इन 6 में से 5 राज्यों में विधान परिषदें और विधानसभा दोनों हैं, लेकिन कहाँ पे नहीं है प्यारे दोस्तों? तो बिहार, यहाँ पर ये नहीं है। तो अगर ऑप्शन चूज करना होगा तो बी ऑप्शन हम इसमें टिक लगा देंगे। लेकिन कहाँ पर नहीं है? तो असम में नहीं है, असम में विधान परिषद नहीं है प्यारे दोस्तों। ये देखिए आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज का रहा। आइए देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं 12वां। भारत में न्यायिक सक्रियता का क्या संबंध, भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध है। तो न्यायिक सक्रियता का संबंध क्या है? जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब बताया था कि जब विधायिका अपने शक्ति कार्यों से उठकर दूसरे के शक्ति कार्यों में हस्तक्षेप करने लगे, जब न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के शक्ति कार्यों में हस्तक्षेप करने लगे अपने शक्ति कार्यों से ऊपर उठ करके, इसी को बोलते हैं न्यायिक सक्रियता। तो मतलब यहाँ पर क्या है? तो पहला ऑप्शन है प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, जनहित मुकदमों से, न्यायिक समीक्षा से और न्यायिक स्वतंत्रता से। तो इसमें प्यारे दोस्तों एलएलबी एंट्रेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह, और बाकी जो भी लॉ से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर देरी न करते हुए मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर जानते भी होंगे, तो आप लोग विचार कर लिए ना कि कौन सा इसका ऑप्शन होगा? सोच लिया आप सब ने? अब मैं ही बता दूं? चलिए मैं इसका आंसर दे देता हूं। इसका जो आंसर होगा प्यारे दोस्तों वह है बी, जनहित याचिका, मतलब जनहित मुकदमों से। न्यायिक सक्रियता का संबंध क्या है? जनहित मुकदमों से संबंधित है। समझ गए? अब देखिए यहाँ पर 13वां जो आपका ऑप्शन है, क्योंकि जनहित, यहाँ पर इसे थोड़ा सा व्याख्या कर दें कि भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध जनहित मुकदमों से है, इसलिए यह ऑप्शन हुआ क्योंकि मैं आपको बताया था कि जनहित मुकदमा, जनहित याचिका मतलब होता है कि आप उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं, आप सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं इस मामले को लेकर के, क्योंकि लोगों के हितों से संबंधित यह मामला होता है। मतलब जो प्रताड़ित व्यक्ति है, अगर वह जाता है, अगर वह नहीं भी जाने पाता है, तो भी अगर उसके जो पड़ोसी हैं, जो राह चलने वाले हैं, कोई भी व्यक्ति उसके तरफ से यदि जा करके एफआईआर दर्ज कराता है तो एफआईआर दर्ज हो जाएगा। उसके हितों की सुरक्षा करने के लिए जनहित याचिका, जनहित मुकदमा प्रारंभ किया गया। समझ गए? अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, ये रहा। लोकसभा में महासचिव की नियुक्ति की जाती है, लोकसभा में महासचिव की नियुक्ति की जाती है। तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, दूसरा ऑप्शन स्पीकर द्वारा, तीसरा ऑप्शन स्पीकर के परामर्श से संसदीय कार्य मंत्री द्वारा, और फोर्थ ऑप्शन है इस उद्देश्य के लिए गठित की गई समिति द्वारा। इस उद्देश्य के लिए गठित सदन की समिति द्वारा। तो क्या इसका ऑप्शन होगा प्यारे दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये विचार कीजिए आप सब। ज़्यादा कठिन क्वेश्चन यह नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को थ्योरी सेशन में भी पढ़ा चुका हूँ इस बात को कि लोकसभा महासचिव, लोकसभा सचिवालय किसकी अधीन कार्य करता है, ये भी बात हम लोग कर लिए थे। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि लोकसभा में महासचिव की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है प्यारे दोस्तों? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए देरी न करते हुए हम तुरंत क्वेश्चन को बता देना चाहते हैं। इसका आंसर होगा आपका जो है सो बी। क्या होगा? बी इसका आंसर होगा कि स्पीकर के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा में महासचिव की नियुक्ति की जाती है। ये आप
नोट कर लेंगे अपने कॉपी में प्यारे दोस्तों। और ये आज का नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, ये रहा 14वां क्वेश्चन कि लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो मैं आपसे चर्चा कर ही रहा था कि लोकसभा का सचिवालय किसके सीधे नियंत्रित होता है। तो आप जरा बताएं। पहला ऑप्शन है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, दूसरा ऑप्शन है संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, और तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री द्वारा, और चौथा ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। प्यारे दोस्तों बहुत अच्छा, जो बच्चे अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। वे अपना कमेंट बॉक्स में कितने क्वेश्चन को सॉल्व किए जरूर लिखेंगे। जब अगला मॉक टेस्ट स्टार्ट होगा तो उन 5 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा जिनका नाम अनाउंस किया जाएगा। क्लास लेते समय मैं अनाउंस करूंगा अगले मॉक टेस्ट के स्टार्ट में कि किन बच्चों ने कितने नंबर लेकर के आए। तो लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, किसके नियंत्रित होता है सीधे? समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसका ऑप्शन होगा प्यारे दोस्तों, चलिए बता देता हूं, इसका ऑप्शन क्या होगा? लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, किसके द्वारा होता है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं स्क्रीन पे। इसका ऑप्शन हुआ कौन सा? इसका ऑप्शन होगा डी, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, स्पीकर द्वारा। और जब पूछेगा आपसे कि राज्यसभा का सचिवालय सीधे किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो राज्यसभा के सभापति द्वारा आप टिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? राज्यसभा के सभापति द्वारा आप टिक लगाएंगे। तो इसी से संबंधित एक क्वेश्चन यह भी था जो मैं आपको बता दिया, इसे नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखिए रहा कि भारत का उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है। भारत का उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है। इसका आशय है अभिलेखीय न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात की जा रही है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इसका आशय क्या है? इसे अपने सभी निर्णयों का अभिलेख रखना पड़ता है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक रूप होता है और अधीनस्थ न्यायालयों इसके निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। ठीक ना, निर्णयों पर अधीनस्थ न्यायालयों जो हैं इसके निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। तीसरा ऑप्शन है इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति प्राप्त है। और चौथा ऑप्शन है इसके निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। इसके निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। प्यारे दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके पास था और क्वेश्चन है अभिलेखीय न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ मूल आधारित प्रश्न है। आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो, इसका ऑप्शन क्या होगा? तो अभिलेखीय न्यायालय है, इसका आशय क्या है? तो इसका आशय सबसे स्पष्ट दिख रहा होगा आप लोगों को। इसे आप देख रहे हो यहाँ पर कि इसे पहला ऑप्शन है कि इसे अपने सभी निर्णयों का अभिलेख रखना पड़ता है। ये तो कतई नहीं हो सकता, चलो इसको हम काट देते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व आप करने सीख सकते हो। ए आपका ऑप्शन नहीं होगा, ए तो नहीं होगा, ए कट गया, ए तो नहीं होगा प्यारे दोस्तों। चलो बी देखो, चलो सी देखो, इसे अपनी अवमानना करने वाले को दंडित करने की शक्ति प्राप्त है, ए भी नहीं होगा, सी भी समझ में नहीं आ रहा है। और डी देखो, इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है, अपील नहीं की जा सकती है, तो ए भी गलत है, ए भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन बचा कौन? हमारा ऑप्शन बचा प्यारे दोस्तों, कौन सा ऑप्शन बचा हम लोगों का? बी, मतलब इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक रूप होता है और अधीनस्थ न्यायालयों में इसके निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अधीनस्थ न्यायालय मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय, इसका अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाए गए जितने भी मामले होते हैं उनको रिकॉर्ड करके रख लिया जाता है और उसी मामले को लोअर कोर्ट में, अधीनस्थ न्यायालय में एविडेंस के रूप में, साक्ष्य के रूप में पेश किया जाता है। समझ गए? तो अधीनस्थ न्यायालय इसके फैसले को बदल नहीं सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो, ये रहा कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो पहला ऑप्शन है प्यारे दोस्तों कि विधेयक की प्रस्तुति के समय। आम बहस कब होती है? विधेयक के प्रस्तुति के समय।
प्रतिवेदन स्तर पर, द्वितीय वाचन से, तृतीय वाचन से। अब ये वाचन शब्द आ गया यहाँ पर। किसी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 5 सेकंड का समय है आपके पास, आप 5 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर दें। चलिए प्यारे दोस्तों, अब मैं आपका समय पूरा हुआ। अब मैं इसका आंसर आपको बताता हूं कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी प्यारे दोस्तों, द्वितीय वाचन से होती है। आम बहस द्वितीय वाचन से होती है। मतलब यहाँ पर यह है, थोड़ा सा व्याख्या कर दूं। देखिए, संसद में विधेयक 4 प्रकार के विधेयक मोस्टली पेश किए जाते हैं। सामान्य विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन संबंधी विधेयक, है ना। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ये 4 प्रकार के बिल वहाँ पर पेश किए जाते हैं। तो जो आपका मनी बिल है, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो होता है, इसके ऊपर क्या होता है, ज्वाइंट सिटिंग का तो कॉन्सेप्ट है नहीं। जबकि जो आपका फाइनेंस बिल है और ऑर्डिनरी बिल है, इसके ऊपर ज्वाइंट सिटिंग का मतलब हो सकता है। तो आप देख रहे हो, सामान्य ऑर्डिनरी बिल जब होता है, सदन में जब जाता है, उसे 3 वाचनों से गुजरना पड़ता है। कितने वाचनों से? 3 वाचन से गुजरना पड़ता है। जैसे विधेयक का प्रस्तुतिकरण ही प्रथम वाचन कहा जाता है। विधेयक का प्रस्तुतिकरण, सदन में विधेयक का प्रस्तुतिकरण ही प्रथम वाचन होता है। मतलब विधेयक का प्रस्तुतिकरण और सरकारी गजट में पब्लिश कर देना, ये प्रथम वाचन हो गया। द्वितीय वाचन में जब जाता है वह विधेयक, तो द्वितीय वाचन में वहां पर बहस होता है और सारी प्रति, एक एक प्रति उस बिल का लोगों के बेंच पर प्रस्तुत कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? लोगों के बेंच पर प्रस्तुत कर दिया जाता है। यह विधेयक जो है, समझ गए, विधेयक का जो पेज है, जो लिस्ट है, और वहाँ पर बहस होती है लोगों के बीच में, और लोग अपना पक्ष और कोई उसकी अच्छाई बताता है, कोई उसकी नुकसान बताता है कि इस विधेयक से क्या नुकसान है, क्या क्षति है, क्या नुकसान हो सकता है, जनता के लिए हितकारी है या नहीं है। जो विधेयक पेश करता है वह हित में बोलता है, और जो विपक्ष वाले होते हैं वो उसका अवगुण बताने का काम करते हैं। अगर वहाँ पर बहस हुआ, बातचीत हुआ, तो आम बहस पूछा जा रहा है। आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होता है? तो द्वितीय वाचन में होता है। तो जब द्वितीय वाचन में वहाँ पर होगा तो मतदान कराई जाती है, और मतदान में वहाँ पर अगर बात बिगड़ गई अगर वहाँ पर, तब वहाँ पर क्या किया जाता है कि जो समिति होती है, समिति जो होता है, उस समिति के पास जो है सो प्रवर समिति होती है। क्या होती है? प्रवर समिति, प्रवर समिति के पास उस विधेयक को भेज दिया जाता है, और प्रवर समिति उस विधेयक पर गहनता से विचार करती है, इसमें क्या सही है, क्या गलत है, और फिर वह भी अपना रिपोर्ट पेश करती है। फिर उसके ऊपर बहस बातचीत होता है, आम बहस होता है। यदि फिर वह वहाँ पर पास हो जाता है, या फिर यदि वहाँ पर विवाद हो जाता है, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है वहाँ पर। समझ गए? ये प्रक्रिया वहाँ पर होता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये द्वितीय वाचन हो गया। तृतीय वाचन क्या होता है? तृतीय वाचन में क्या होता है कि विधेयक पर मतदान करा करके उसे सेकेंड हाउस में भेज दिया जाता है, और सेकेंड हाउस में जब विधेयक जाता है तो वहाँ पर जान ही रहे, सेकेंड हाउस विधेयक को रोक कर रख सकता है, 6 महीने तक रोक कर रख सकता है, या फिर कुछ संशोधन कर सकता है, अपना विविध प्रकार किया जाता है। जब वहाँ पर हो जाएगा फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति भी एक बार अनुच्छेद 111 के तहत भेज सकता है ना। यदि दोबारा भेज दिया जाएगा तो राष्ट्रपति वहाँ पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। तो ये प्रक्रिया होता है वाचन का। प्यारे दोस्तों, ये मैंने व्याख्या भी कर दिया। तो आम बहस यहाँ पर पूछा गया था कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो द्वितीय स्तर पर होती है। ये आपका आंसर सही होगा प्यारे दोस्तों। अब आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो देरी न करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत बताने की कोशिश कीजिएगा। मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, मेरे ऑप्शन पढ़ने तक आप इसका आंसर सोच लेंगे, क्योंकि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। भारत के महान्यायवादी को त्याग पत्र देता है, उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देता है, भारत के राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है, और भारत के मुख्य न्यायाधीश को त्याग पत्र देता है। प्यारे दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हुआ आपने सोच लिया? चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूं। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है प्यारे दोस्तों? तो उपाध्यक्ष को देता है। किसे देता है? उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है। चलिए अगला जो आप देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखिए रहा 19 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से
किसी भौगोलिक क्षेत्र में शेड्यूल कास्ट तथा शेड्यूल ट्राइब्स क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है। कोई भी हमारे यहाँ जो क्षेत्र होते हैं, जो जोग्राफिकल एरिया होते हैं, उनको जनजाति क्षेत्र मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है। राज्यपाल को है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन मुख्यमंत्री को है। तीसरा ऑप्शन प्रधानमंत्री को है और चौथा ऑप्शन राष्ट्रपति को है। किसे है प्यारे दोस्तों, बता दूं? चलिए, इसका आंसर जो होगा आपका वह होगा राष्ट्रपति को है। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, BHU LLB एंट्रेंस में भी पूछा गया है, समझ गए। टेट सीटेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है, कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, यहाँ तक कि APCS में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए, ये देखिए आपका क्वेश्चन अगला रहा स्क्रीन पे आपको जो है लास्ट का अंतिम क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कौन सा है, 20 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। मतलब समझ रहे हैं ना कि निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता इन चार ऑप्शन में से ऐसा व्यक्ति करता है जो इसका सदस्य नहीं होता है। तो लोकसभा अध्यक्षता करता है, वो तो उसी का मेंबर होता है। राज्यसभा का, तो राज्यसभा का सही है, बिल्कुल प्यारे दोस्तों। राज्यसभा का आप यहाँ पर जो देख रहे हो, निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता ऐसा व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो उसका सदस्य नहीं होता है, उसका सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा का सदस्य जो होता है, राज्यसभा में जो सभापति होता है, राज्यसभा में जो सभापति होता है वही ऐसा व्यक्ति होता है उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, उसके बावजूद भी राज्यसभा का सभापतित्व का कार्य करता है। इसलिए ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। तो ये आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट जरूर लिखिएगा कि यह मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा, यह क्वेश्चन सेशन आपको पॉलिटी का कैसा लगा, आपकी पॉलिटी के लिए जो एक मॉक टेस्ट लिया गया यह आपके लिए कितना यूज़फुल है, ये ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा प्यारे दोस्तों। तो आज के लिए मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्कार।